फिल्म की शुरुआत होती है एक मरी हुई लड़की एमिली रोज की रहस्यमयी मौत से। पूरे गांव और मीडिया में खलबली मच जाती है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। कोई कहता है उसने आत्महत्या की, तो कोई मानता है कि उसकी मौत के पीछे कोई अलौकिक ताकत थी। उसके टीचर का मानना है कि उसकी मौत सामान्य नहीं थी, कुछ तो था जो आंखों से दिखाई नहीं देता था। और तभी कहानी में आता है फादर रिचर्ड मूर, जो दावा करता है कि एमिली पर राक्षसी आत्माओं डीमंस ने कब्जा कर लिया था और वो उस पर एक्सॉर्सिज्म यानी भूत प्रेत निकालने की धार्मिक प्रक्रिया कर रहे थे। लेकिन उसी प्रक्रिया के दौरान एमिली की मौत हो जाती है और फादर पर हत्या का केस दर्ज हो जाता है। अब ये केस पूरे शहर में सनसनी बना देता है। फादर की तरफ से केस लड़ने के लिए एक महत्वाकांक्षी लेकिन भावनात्मक रूप से उलझी वकील एरिन ब्रूनर को नियुक्त किया जाता है। शुरुआत में एरिन इस केस को लेना नहीं चाहती, लेकिन जब उसे ये वादा किया जाता है कि केस जीतने पर उसे प्रमोशन मिलेगा, वो मान जाती है। जैसे जैसे वो केस की तह में जाती है, उसे समझ आता है कि ये केवल एक हत्या का मामला नहीं, बल्कि एक आत्मा और शैतान की लड़ाई की गवाही है। वो फादर से मिलती है और फादर कहते हैं, मैं दुनिया को सच बताना चाहता हूं। जो कुछ भी एमिली और उसके परिवार के साथ हुआ, वो सब। अब एरिन एमिली की मां से मिलने जाती है। एमिली की मां भावुक होकर बताती है, वो बच्ची बेहद प्यारी थी, सबसे मुस्कुरा कर बात करती थी, पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। हम सबको उस पर गर्व था। फिर एक दिन उसे स्कॉलरशिप मिली और वो शहर पढ़ने चली गई। लेकिन यहीं से सब कुछ बदलने लगा। कोर्ट में सभी लोग अपनी जगह पर मौजूद थे। अब दूसरा वकील, जो फादर के खिलाफ था, अपनी बात रखता है। वो कहता है, एमिली की मौत की असली वजह फादर द्वारा किया गया अंधविश्वास भरा एक्सॉर्सिज्म था। अगर इलाज जारी रहता तो वो बच सकती थी, मगर फादर ने इलाज छुड़वाकर तंत्र मंत्र शुरू कर दिया। वहां एक महिला गवाही देने के लिए आई थी। उसने कोर्ट में बताया, जब एमिली शहर पढ़ने गई और हॉस्टल में रहने लगी, तो पहली बार उस पर कोई बुरी आत्मा का साया महसूस हुआ। एक रात ठीक 3 बजे उसकी आंख खुली तो माहौल बिल्कुल डरावना था। दरवाजे अपने आप खुल और बंद हो रहे थे। घड़ियां रुक चुकी थी और एमिली को लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़ रही हो। उसका शरीर अकड़ने लगा, जैसे कोई उसे भीतर से तोड़ रहा हो। महिला आगे बताती है, उसी समय एमिली ने मुझे और अपनी मां को यह सब बताया था। अब एक डॉक्टर गवाही देता है, मैं एमिली का इलाज कर रहा था। उसे हेलुसिनेशन होते थे, यानी वो चीजें अपनी कल्पना में देखती थी। फादर ने इलाज बंद करवाकर उसकी हालत और बिगाड़ दी। इस पर वकील एरिन दृढ़ता से कहती है, तो उसके शरीर पर जो गहरे निशान थे, जो दर्द उसने सहा, वो सब क्या था? अगर आप इलाज कर रहे थे तो फिर उसे बचा क्यों नहीं पाए? क्या सिर्फ हेलुसिनेशन से कोई इंसान यूं टूट जाता है? वो पागल नहीं थी। उस पर वाकई किसी शक्तिशाली बुरी आत्मा का साया था। पुलिस ने फादर रिचर्ड मूर को जेल में बंद कर दिया था। तभी वकील एरिन ब्रूनर दोबारा फादर से मिलने जाती है। इस मुलाकात में फादर उसे चेतावनी देते हैं, अब तुम्हें भी सतर्क रहना होगा। बुराई सिर्फ एमिली तक सीमित नहीं थी। यही चौंकाने वाला खुलासा होता है कि जब एमिली को हॉस्पिटल लाया गया था, तब भी राक्षसी शक्तियां उसके आसपास मंडरा रही थी। वो कहती थी कि उसने आसमान में भी शैतान को देखा और आसपास के लोगों के अंदर भी उसे दैत्य नजर आने लगे थे। एमिली का एक करीबी दोस्त बताता है कि इन घटनाओं के बाद उसकी मानसिक और शारीरिक हालत बेहद खराब हो गई थी। वो हर दिन संघर्ष करती, घबराकर रोने लगती। एक रात उसने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। और तभी से उसका दोस्त उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। अब वो कोर्ट में आकर सब कुछ सच सच बताने का फैसला करता है। इसी दौरान वकील एरिन पर भी अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। एक रात ठीक 3 बजे उसकी सारी घड़ियां बंद हो जाती है। दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं
वो अंदर से डर जाती है और चैन की नींद नहीं ले पाती। दूसरी तरफ जेल में फादर मूर पर भी दैत्य हमला करता है, लेकिन वो प्रार्थना करते हैं और वो बुरी ताकत वहां से चली जाती है। अगली सुबह एरिन थकी हुई और परेशान हालत में कोर्ट पहुंचती है। फादर उसे देखकर कहते हैं, मैंने कहा था ना, अपना ध्यान रखना। अब तुम्हें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। ये बुराई अब तुम्हें निशाना बना रही है। जैसे ही एरिन फादर के पक्ष में अपना तर्क रखना शुरू करती है, विपक्षी वकील एक और डॉक्टर को पेश करता है। डॉक्टर कहता है कि एमिली को मानसिक बीमारी थी। ये सब उसकी कल्पना मात्र थी। लेकिन एरिन विरोध करती है, नहीं, वो न तो पागल थी और न ही ये सब उसके दिमाग का खेल था। वो हर दिन शारीरिक रूप से कमजोर हो रही थी। उसके शरीर पर गहरे निशान थे, बिना किसी बाहरी हमले के। वो कहती है कि फादर उसकी मदद कर रहे थे। वो उसके अंदर से राक्षसी शक्तियों को निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब इसके बाद कहानी एक और खौफनाक मोड़ लेती है। एमिली के पिता और उसका करीबी दोस्त गवाही देते हैं कि एमिली मानसिक रूप से बीमार नहीं थी। उनका कहना है, अगर वाकई उसे कोई बीमारी होती तो जो दवाइयां वो ले रही थी उनसे फर्क जरूर पड़ता, लेकिन दवाइयां लेने के बावजूद उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उन्हें यकीन हो गया था कि एमिली किसी बीमारी से नहीं, बल्कि किसी शैतानी ताकत के कब्जे में थी। वो खाना पीना तक छोड़ चुकी थी और उसके अंदर एक अजीब सी दहशत घर कर गई थी। उसका एक करीबी दोस्त बताता है कि एक रात मेरी आंख खुली तो देखा कि एमिली जमीन पर अजीब तरीके से लेटी हुई मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी, बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं थी। फिर एक और सीन सामने आता है। एक रात एमिली की बहन उसे खोजने निकलती है और उसे रसोई में देखकर दंग रह जाती है। एमिली फर्श पर बैठी जिंदा कॉकरोच खा रही होती है और जैसे ही उसकी नजर अपनी बहन पर पड़ती है, वो अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगती है और पागलों की तरह दीवारों पर अपने नाखून मारने लगती है। उसके अंदर इतनी अमानवीय ताकत आ चुकी थी जो किसी आम इंसान में होना मुमकिन नहीं था। तभी चर्च से फादर को बुलाया गया। जब फादर पहुंचे तो एमिली उनसे अलग अलग भाषाओं में बात करने लगी, ऐसी जुबानें जो इस दुनिया की नहीं लगती थी। अब कहानी कोर्टरूम में एक नई करवट लेती है। एरिन एक महिला डॉक्टर को गवाह के तौर पर बुलाती है, जो कि सिर्फ मेडिकल साइंस की नहीं बल्कि अलौकिक घटनाओं की भी गहरी रिसर्चर थी। वो डॉक्टर कोर्ट में साफ साफ कहती है, एमिली किसी मानसिक बीमारी से नहीं जूझ रही थी, बल्कि उस पर कुछ ऐसा था जो इंसानी समझ से परे था। एक्सोर्सिज्म, भूत भगाने की क्रिया उसके लिए जरूरी था, लेकिन बाकी डॉक्टरों ने उसे पागल करार देकर उसकी मानसिक स्थिति को वही जड़ कर दिया, जिससे उसकी हालत और खराब होने लगी। फिर एरिन एक डॉक्टर से मिलने जाती है और वो बताता है कि वो खुद स्वीकार करता है कि वो भी उस रात एक्सोर्सिज्म के दौरान मौजूद था। उसने खुद पहले एमिली का मेडिकल परीक्षण किया था, ये तय करने के लिए कि एक्सोर्सिज्म किया जा सकता है या नहीं। अगर ये बात पहले पता चल जाती तो फादर पर लगाया गया सारा दोष ही खत्म हो जाता, क्योंकि तब तो वहां एक डॉक्टर भी मौजूद था जो सब कुछ मॉनिटर कर रहा था। ऐसे में फादर पर लापरवाही का कोई इल्जाम बनता ही नहीं। एरिन गुस्से में फादर के पास जाती है और पूछती है, आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? फादर शांत स्वर में जवाब देता है, डॉक्टर ने ही मुझे मना किया था कि मैं उसका नाम ना लूं, लेकिन अब जब उसने खुद देखा कि मुझ पर आरोप लग रहा है तो वो खुद सामने आ गया। डॉक्टर गवाही देते हुए बताते हैं कि एमिली पर कुल 6 शक्तिशाली राक्षसी आत्माओं का कब्जा था। हर बार जब उस पर एक्सोर्सिज्म की जाती तो वो आत्माएं अपनी डरावनी आवाजों में चिल्लाती थी और हम उन आवाजों को टेप रिकॉर्डर में कैद कर लेते थे। डॉक्टर वो टेप रिकॉर्डर वकील एरिन को सौंप देता है। रात के 3 बजे जब सब कुछ शांत होता है, तभी एरिन के कमरे में अचानक भयानक चीख पुकार और डरावनी फुसफुसाहटें गूंजने लगती है। वो घबराकर उठती है और देखती है कि आवाजें उसी टेप रिकॉर्डर से आ रही है।
वो थोड़ी राहत की सांस लेती है कि चलो ये आवाजें किसी आत्मा की नहीं बल्कि मशीन की है। लेकिन तभी उसे एक खौफनाक एहसास होता है। इस टेप रिकॉर्डर को चालू किसने किया? और फिर उसकी रूह तक काम जाती है। अदालत में फादर रिचर्ड भी बताते हैं कि उन्हें भी हर रात ठीक 3 बजे ऐसी ही घटनाओं का सामना करना पड़ता था। वो कहते हैं, शैतानों ने मुझे डराने की, यहां तक कि मारने की भी कोशिश की, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। इसके बाद एरिन अदालत में जज को वो टेप रिकॉर्डिंग सुनवाती है जिसमें एमिली की रूह को छुड़ाने की कोशिश के दौरान की शैतानी आवाजें दर्ज थी। वो उस डॉक्टर का भी जिक्र करती है जो एक्सॉर्सिज्म के दौरान मौजूद था और जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। वो भी गवाही देने को तैयार हो जाता है। फादर बताते हैं कि जब भी एक्सॉर्सिज्म किया जाता, एमिली की आवाज बिल्कुल मानव जैसी नहीं रहती थी। वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगती, जमीन पर पटकती और बेतहाशा चिल्लाती। जब फादर ने शैतानों के नाम पूछे तो एमिली ने सिर्फ एक जवाब दिया, 1 2 3 4 5 6। मानो उन 6 शैतानों ने उसके शरीर में एक साथ डेरा डाल रखा हो। एक दिल दहला देने वाला पल तब आया जब भूत प्रेत की प्रक्रिया यानी एक्सॉर्सिज्म के दौरान एमिली ने अचानक अपने दोनों हाथ हवा में फैला दिए और कमरे की खिड़की से छलांग लगाकर सीधे उस इमारत के नीचे बने घोड़े के अस्तबल में जा पहुंची। वहां वो जोर जोर से चीखने लगी, जैसे कोई अंदर से उसे तोड़ रहा हो। हालांकि फादर मूर ने हार नहीं मानी और दोबारा प्रेत भंजन की प्रक्रिया शुरू कर दी। लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि ये लड़ाई आत्मा की मुक्ति की है। जैसे ही फादर एमिली के शरीर पर पवित्र क्रॉस बनाकर प्रार्थना करते, एमिली जोर जोर से तड़पने लगती। उसकी चीखें किसी अज्ञात पीड़ा की गवाही देती थी। जब फादर मूर ने उससे पूछा कि उसके अंदर कौन है, तो एमिली पहले रहस्यमयी अंदाज में 1 2 3 4 5 6 कहती थी। लेकिन अचानक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो, वो जोर से चिल्ला उठती है और 6 अलग अलग शैतानी आत्माओं के नाम बता देती है। हैरानी की बात यह थी कि वो नाम भी अलग अलग भाषाओं में कहे गए, अरबी, लैटिन, जर्मन और ग्रीक जैसी भाषाओं में, जिन्हें एमिली ने शायद कभी सीखा ही नहीं था। वो कई घंटों तक लगातार दर्द से कराहती रही, उसकी आवाज जैसे किसी और दुनिया से आ रही हो। इस पर फादर मूर के विरोध में खड़ा वकील तर्क देता है, हर इंसान 2 आवाजों में बोल सकता है, इसमें क्या अनोखा है? हो सकता है कि उसने ये भाषाएं पहले कहीं पढ़ी हों। जब भूत भगाने की प्रक्रिया शुरू होती है, उस समय एक डॉक्टर फादर के साथ मौजूद था, लेकिन जैसे ही मामला अदालत में पहुंचता है, वो डॉक्टर कोर्ट में गवाही देने से साफ इनकार कर देता है। एरिन उससे मिलने जाती है तो वो घबराया हुआ कहता है, मैं इस केस से दूर रहना चाहता हूं, मुझे कुछ डरावनी चीज महसूस हो रही है। और जैसे ही वो एरिन के पीछे देखता है, उसकी आंखों में ऐसा खौफ झलकता है जैसे उसने कोई परछाई देख ली हो। उसी वक्त एक हादसा होता है, एक भयानक एक्सीडेंट जिसमें उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर एरिन का हौसला टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि अब वो केस कभी नहीं जीत पाएगी। अब पूरे शहर में फादर की बदनामी शुरू हो जाती है। अखबारों की हेडलाइंस में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, पादरी जिसने एक लड़की की जान ली। तभी फादर एरिन को एक चिट्ठी सौंपते हैं। ये एमिली ने अपने होश में लौटने के कुछ घंटों बाद लिखी थी। एमिली बताती है कि जब उसकी चेतना वापस आई तो उसे कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। जब वो उन आवाजों का पीछा करती है तो उसे एक रहस्यमयी लड़की दिखाई देती है, हूबहू उसी के जैसी शक्ल। एमिली उस लड़की से पूछती है, मेरे साथ ही क्यों हुआ ये सब? तो वो रहस्यमयी लड़की जवाब देती है, क्योंकि तुम दर्द सह सकती हो, तुम्हारा बलिदान दूसरों को सच्चाई दिखा सकता है। फिर वो लड़की उसे कहती है, अगर तुम मेरे साथ आ जाओगी तो तुम्हारा दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम इस धरती पर रुकी तो तुम्हें राक्षसी शक्तियां तड़पाएंगी। लेकिन एमिली रुकती है, वो राक्षसों का सामना करती है, हर पीड़ा को सहती है
और अंततः अपनी जान गंवा देती है। फादर कहते हैं एमिली ने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया ताकि वो इस दुनिया को ये दिखा सके कि बुराई सच में मौजूद है और अच्छाई के लिए लड़ना कितना जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद अदालत में दूसरा वकील फादर को अपराधी साबित करने में लगा हुआ था। लेकिन तभी वकील एरिन बड़े ही ठंडे स्वर में कहती है, तुम इस पर शक कर सकते हो कि फादर मूर ने एमिली को मारा या नहीं, लेकिन तुम इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते कि उन्होंने उसकी मदद की थी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी एमिली को बचाने में। फादर मूर ने हर संभव कोशिश की थी उस मासूम लड़की को बचाने की, और इस सच्चाई से इनकार करना नामुमकिन था। अब कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। फादर मूर को दोषी माना गया, लेकिन सजा वही मानी जाती है जो वो इस केस की सुनवाई के दौरान जेल में काट चुके थे। यानी अब फादर मूर आजाद है और ये बात साबित हो जाती है कि उन्होंने एमिली को मारा नहीं था। इसके बाद एरिन को एक बड़ी नौकरी का ऑफर मिलता है, सीनियर लॉयर बनने का, लेकिन वो इसे ठुकरा देती है। वो अपना पूरा ध्यान लगाती है उस डेटा और रिसर्च पर जिसे वो दुनिया के सामने लाना चाहती थी। एक ऐसी सच्चाई जो विज्ञान और आत्मा दोनों के बीच फंसी थी। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक लड़की पर 6 शक्तिशाली राक्षसी आत्माओं का कब्जा हो जाता है। फादर मूर ने उस पर एक्सॉर्सिज्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो डेमन इतने ताकतवर थे कि किसी को भी एमिली की जान बचाने नहीं दी। लड़ाई अंत तक चली और अंत में एमिली की मौत हो गई। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये उस इंसान की लड़ाई है जिसने अंधेरे में भी रोशनी ढूंढने की कोशिश की। कभी कभी सच्चाई और भ्रम के बीच की लकीर इतनी पतली होती है कि जो दिखता है वही सच नहीं होता। विश्वास, विज्ञान और आत्मा, इन तीनों का संतुलन ही असली इंसानियत है। थैंक यू इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आप भी ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानियों में रुचि रखते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि यहाँ हर कहानी अपने पीछे एक सच्चाई छोड़ जाती है।